दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे भूगोल का एनसीईआरटी का डिजिटल कंटेंट एंड डिजिटल क्लास। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्द और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली अगर कर लोगे, इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। आज लेंगे वायुमंडल की संरचना। हमारे वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो कि पृथ्वी के सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहर वायुमंडल एवं बाहिर मंडल। नोट डाउन करेंगे। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला ओला वर्षण इसी परत के अंदर होता है। क्षोभ मंडल में नोट डाउन करेंगे और किसी में नहीं होता है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के जो ऊपरी भाग है उसे हम समताप मंडल कहते हैं, जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है। यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यह है कि परिस्थितियां हवाई जहाज, क्योंकि वहां पर मौसम की कोई घटना होती नहीं है, हवाई जहाज उड़ने के लिए समताप मंडल काफी इंपॉर्टेंट मंडल है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हवाई जहाज उड़ती है और ओजोन परत का यह है, जिससे ओजोन परत और हवाई जहाज को नोट डाउन करेंगे और जिससे कि सूरज का प्रकाश से हमारा जो हानिकारक किरण है उनसे वो समताप मंडल बचाती है। इसी वजह से हवाई जहाज यहाँ पे उड़ती भी है। समताप मंडल का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। अब देखेंगे मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर, यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। आंतरिक से आने वाला उल्का पिंड जो प्रवेश करता है इसी परत में जल जाते हैं, यानी कि मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं। और समताप मंडल में हवा, हम लोगों ने क्या देखा था, हवाई जहाज और ओजोन परत। नोट डाउन करेंगे। मध्य मंडल में उल्का पिंड। अब देखेंगे बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल बाह्य मंडल का इस परत का भाग है। 800 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार, बाह्य मंडल में रेडियो संचार के लिए यह परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी के में प्रसारित प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी में प्रसारित कर दी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियो संचार सैटेलाइट जो है वो वाह वायुमंडल में ही इसका यूज होता है। लास्ट देखेंगे बाहिर मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाहिर मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन से अंतरिक्ष में तैरती है बाहिर मंडल में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखेंगे टेम्परेचर, तापमान के बारे में। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आपतन यानी कि सूर्यताप कहलाती है। अतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। नोट डाउन करेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। सेकंड पॉइंट लेंगे, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा 2 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ यानी कि 20 करोड़ भाग केवल 1/2 अरबा ही प्राप्त होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस कहलाता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका आविष्कार एडर्स सेलियस ने किया था। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तापमान को मापने वाली डिग्री सेल्सियस है और इसका आविष्कार एडर्स सेलियस ने किया था। सेलियस पैमाने पे 0% सेल्सियस पे जमता है एवं 100 सेल्सियस पे उबलता है। अब देखेंगे वायुदाब, एयर प्रेशर को। पृथ्वी के सतह पर वायु का भार द्वारा लाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है। समुद्र स्तर पे वायुदाब सर्वाधिक होता है, यानी कि समुद्र में ज्यादा होगा और उच्च ऊंचाई पे जाने पे यह घटता है। वायुदाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पे उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होते हैं। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ता भी है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, जहाँ पे तापमान कम हो। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु
निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। देखिए, उच्च दाब से यह निम्न दाब में यह जाती है। चांद पे वायु नहीं है, इसलिए वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहन के ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायु ऑक्सीजन नहीं है। यदि वो इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्री के द्वारा विपरीत बल लगने के कारण रक्त छिड़काए यानी कि ये रक्त छिड़काए फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्त्रावित हो सकता है, लहूलुहान जिसे हम कह सकते हैं। अब देखेंगे पवन वाइंड। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति पवन कहलाती है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी कि पछुआ पवन कहते हैं। पवन के मुख्यतः तीन प्रकार के में हम इसे विभाजित कर सकते हैं: स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानिक पवने। स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानिक पवने। स्थायी पवने व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। नोट डाउन करेंगे। मौसमी पवन ये पवनें विभिन्न अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें। स्थानिक पवनें ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री का मीनार। जी हाँ। अब देखेंगे आर्द्रता, इसके बारे में मॉइस्चराइजर। जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हम इसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जलवाष्प धारणा करने की क्षमता बढ़ती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगते हैं एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम अपने आप को असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की यह बूंदें इतनी भारी हो जाती है, वायु में तैर नहीं पाती है, तो वह वर्षण के रूप में यानी कि वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। पृथ्वी पर जल रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज्यादातर मौसम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद भी करते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे वर्षा के प्रकार। जी, अब देखेंगे वर्षा के प्रकार: चक्रवर्ती वर्षा, सह्याद्री वर्षा, पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा तो आप नोट करेंगे पर्वत से आता है। चक्रपाती ये आ चुका था सीटेड में। चक्रपाती वर्षा ठंडी वायु और गर्म वायु से मिलके तब वर्षा होती है। नोट डाउन करेंगे। अच्छा, हमारी वर्षा तो गर्म वायु में होता है, ये काफी ये है, लेकिन चक्रवाती याद रखेंगे। पर्वतीय तो पर्वत से आप कोऑर्डिनेट कर ही सकते हो। वर्षा तीन प्रकार की होती है: सवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। अब देखेंगे इनके कुछ पॉइंट। सवहनीय वर्षा अधिक तापमान के क्षेत्र के अत्यंत गर्म हो जाने के कारण, अधिक तापमान सूर्य ताप में अत्यधिक प्राप्ति के कारण सतह हवाएं अधिक गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, क्रमशः ठंडी हो जाती है, जिससे कि संघनन की क्रिया होती है और आपसी बादलों का निर्माण होता है, जिसमें तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा भी होती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों के दिनों में ज्यादातर होता है। यह विषुवत क्षेत्र तथा खास करके उत्तरी गोलार्ध महाद्वीप के भीतर ज्यादा पाई जाती है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे पर्वतीय वर्षा। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को पर्वत या पठार ढलान के साथ ऊपर चढ़ता है और वायु ठंडी होने लगती है, ठंडी होने से यह से तृप्त होकर संघनन की प्रक्रिया में शुरू हो जाता है। संघनन के पश्चात होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाता है। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर्वत श्रेणी, समुद्र तट निकट तथा समांतर हो। संसार की अधिकांश वर्षा इसी रूप में होता है। नोट डाउन करेंगे। चक्रवाती जो दोनों गर्म मिलता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। चक्रवातों के कारण होने वाला वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाता है। इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंध चक्रवर्ती क्षेत्र में होती है। यह चक्रवातों द्वारा होने वाला वर्षा चक्रवाती या वातावरणीय वर्षा भी होता है। दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं, गर्म और ठंडी हवाएं जब आपस में टकराती है तो वातार्क का निर्माण होता है। इस वातार्क के सहारे गर्म वायु के ऊपर और उठती है और वर्षा होता है। यह वर्षा का मुख्य रूप से मध्य और उच्च आकांक्षाओं में होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखेंगे लवणता। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा का 35
भाग प्रति 1000 ग्राम है। नोट डाउन करेंगे, मतलब 1000 ग्राम में आप 350 ग्राम नमक इसमें मिलता है। अब इजराइल के मृत सागर और इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवण होती है। 340 ग्राम प्रति, और तैराक इसमें प्लब मतलब तैर भी सकते क्योंकि नमक में अधिकता इसे नहीं है, ये सघन बना हुआ रहता है। प्लब इन द सेंस उसके ऊपर कोई रहेगा तो वो उसके ऊपर मतलब सो भी सकते हैं, इस तरह का काफी मोटी परत होती है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब आगे अभी लेंगे महासागरीय परिसंचरण को और ज्वार भाटा को लेते हैं। ताल एवं झील को शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता है। महासागर की गतियों को इस प्रकार का वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग जिसे हम कह सकते हैं, लैंडस्लाइड के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल जलीय तरंग उठ सकती है, जिसे सुनामी भी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर तक मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति में चलती है। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। नोट डाउन करेंगे, सुनामी 2004 को आया था। अब देखेंगे ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अप एंड डाउन, जी हाँ, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट बड़े हिस्से में डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है और एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये क्वेश्चन आ भी चुका था, ये इसका सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पे ज्वार भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। नोट डाउन करेंगे। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के तीनों एक सीध में होता है। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार भाटा उठते हैं। इस ज्वार भाटा को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पे पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटा लघु ज्वार भाटा भी इसे हम कहते हैं। अब महासागरीय धाराएं को लेंगे, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पे नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंध या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं है। लेब्राडोर नोट डाउन करेंगे। लेब्राडोर शीत जलधाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। नोट डाउन करेंगे। जहाँ पे गर्म और शीत का कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ पे मछली पालन, फिशिंग ज़्यादा होता है। जापान के आसपास के उत्तर अमेरिका, पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाले मौसम भी बनते हैं। अब कुछ पॉइंट लेंगे प्राकृतिक वनस्पति से। जी, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन भी होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी के परत की मोटाई जैसे कारकों से भी निर्भर करती है। इस घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणी में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ी, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इस कारण के आधार पर संघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। नोट डाउन करेंगे। अब थोड़ा सा वन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगे।
उष्णकटिबंध सदाबहार वन, इन वनों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। यह घनी और भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होता है एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा भी होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी सूखता नहीं है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। काफी घने वृक्ष और मोटी वितरण के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ पे दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोडवुड, आवन, नूस, मोहगनी आदि भी पाए जाते हैं। अब देखेंगे ब्राजील के सदाबहार वन इतने विशाल है कि पृथ्वी का फेफड़ा इसे कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ब्राजील के उष्ण कटिबंध सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। अब उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन, ये क्या है? उष्णकटिबंध पर्णपाती वन मानसूनी वन होता है जो कि बाहर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन रहते हैं। जल संरक्षित रहने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्ते झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ही उपयोग होता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि भी हैं। अब एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंध वर्षावन में पाया जाता है। मगरमच्छ जैसे जानवर भी मार मार कर खा सकता है। नोट डाउन करेंगे एनाकोंडा। अब देखेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन जी। शीतोष्ण सदाबहार वन शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारे पे पाए जाते हैं, जैसे कि पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चील, यूकेलिप्टस जैसी दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करेंगे। अभी देखेंगे शीतोष्ण पर्णपाती। शीतोष्ण को चेक करें। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने से अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चील, पश्चिमी यूरोप तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां सूक्ष्म मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ बांज, एस, बीच आदि, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ आम जानवर है। फिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखेंगे भूमध्य सागरीय वृक्ष। इसमें क्या है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेता है। उसकी मोटी छाल पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब लेंगे शंकुधारी वन। शंकुधारी वन को लेते हैं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। टेंगा भी कहते हैं। यह वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों का काष्ठ का उपयोगी लुगदी बनाने के लिए तथा अखबार के कागज के बनाने के लिए यह काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए भी किया जाता है। बक्से बनाने के लिए भी चीड़, देवदार आदि वनों का मुख्य पेड़। यह सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मीक, ध्रुवीय बालू जैसा जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग लेंगे घास स्थल को कंप्लीट करते हुए आगे हम लोग ध्रुवीय प्रदेश बस्तिया को कंप्लीट करेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एवं डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।